आज के कारोबार की शुरुआत किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। सुबह जब बाजार खुला तो चारों तरफ डर का माहौल था। रुपया डॉलर के मुकाबले गिरकर 96.69 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया था, जो अपने आप में एक बड़ा झटका था। रुपये की इस कमजोरी ने निवेशकों के मन में एक डर पैदा कर दिया कि विदेशी निवेशक अपना पैसा और तेजी से निकाल सकते हैं। आमतौर पर जब रुपया कमजोर होता है तो FII यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों का भरोसा डगमगाता है। शुरुआती घंटों में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों दबाव में दिखे। कमजोर ग्लोबल संकेत, रुपए की गिरावट और कुछ कंपनियों के कमजोर वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों ने मिलकर बाजार को नीचे खींचने का काम किया। NSE पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:1 पर बना रहा, यानी जितने शेयर चढ़ रहे थे उतने ही गिर भी रहे थे, जो इस बात का साफ संकेत था कि बाजार में अभी कॉन्फिडेंस पूरी तरह मजबूत नहीं था। लेकिन बाजार की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यहाँ तस्वीर मिनटों में पलट जाती है। आखिरी घंटे में जबरदस्त खरीदारी आई और बाजार ने नीचे से शानदार वापसी दिखाई। इस रिकवरी में सबसे बड़ा हाथ रहा रिलायंस इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक और महिंद्रा एंड महिंद्रा का। इन दिग्गज शेयरों में मजबूत बाइंग ने पूरे सेंटिमेंट को तेजी से बदल दिया। आखिरकार दिन के अंत में सेंसेक्स 118 अंक चढ़कर 75,318 पर, निफ्टी 41 अंक बढ़कर 23,659 पर और बैंक निफ्टी 153 अंक की बढ़त के साथ 53,562 पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी 301 अंक मजबूत होकर 61,323 पर बंद हुआ। आज का सबसे बड़ा स्टार रहा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। शेयर 3.5% से ज्यादा उछला और निफ्टी का टॉप गिनर बन गया। इसकी वजह रही अमेरिकी सब्सिडरी नोवेलिस के मजबूत वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजे और ओस्वेगो प्लांट की जल्द वापसी की खबर। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी OMC स्टॉक्स में भी जोरदार तेजी देखने को मिली। BPCL की मजबूत कमेंट्री के बाद HPCL समेत कई OMC शेयर दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए, जिससे एनर्जी सेक्टर ने बाजार को अच्छा सपोर्ट दिया। ऑफिसर नियुक्त किया। ये नियुक्ति आज 20 मई 2026 से प्रभावी हो गई है। IRB इंफ्रा ने भी चौथी तिमाही के नतीजों के बाद शानदार रिकवरी दिखाई और शेयर निचले स्तर से करीब 6% तक चढ़ गया। खास तौर पर मार्जिन्स में सालाना आधार पर 980 बेसिस पॉइंट्स का सुधार निवेशकों को बेहद पसंद आया। एवलॉन टेक्नोलॉजीज में भी करीब 8% की मजबूत तेजी देखने को मिली। नोमुरा ने कंपनी पर बाय रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की, जिसके बाद निवेशकों ने जमकर खरीदारी की। जाइडस लाइफ साइंसेज के शेयर मजबूत चौथी तिमाही के नतीजों के बाद 7% से ज्यादा उछलकर 52 वीक हाई पर पहुंच गए। एडजस्टेड प्रॉफिट मार्केट एस्टिमेट से बेहतर रहा और मैनेजमेंट ने वित्त वर्ष 2027 में एबिटा मार्जिन 24% से ऊपर रहने का भरोसा दिलाया। एरिस लाइफ साइंसेज का मुनाफा चौथी तिमाही में लगभग 3 गुना होकर 94 करोड़ रुपए से बढ़कर 282 करोड़ रुपए पहुंच गया। घरेलू ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस बिजनेस में मजबूत डिमांड और आने वाले समय में सेमाग्लूटाइड जैसे नए प्रोडक्ट्स से ग्रोथ मोमेंटम और तेज होने की उम्मीद है। KDDL लिमिटेड के शेयर में सुबह ही 20% का अपर सर्किट लग गया। घड़ियों के पार्ट्स, प्रिसिजन इंजीनियरिंग और एथॉस लग्जरी वॉच रिटेल में काम करने वाली इस कंपनी में वॉल्यूम सामान्य से करीब 8 गुना ज्यादा रहा। हालांकि तेजी की कोई बड़ी फंडामेंटल वजह सामने नहीं आई। IOL केमिकल्स के शेयर भी वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद करीब 9% उछले। रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ मजबूत रही और बोर्ड ने ट्राइसिटीन नाम के नए प्रोडक्ट के लिए प्लांट लगाने की भी मंजूरी। PI इंडस्ट्रीज मिड कैप इंडेक्स का सबसे बड़ा लूजर रहा। कमजोर वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही के नतीजों के बाद शेयर 7% से ज्यादा टूट गया। निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन में कमजोरी दिखाई दी और भारी बिकवाली देखने को मिली। जी एंटरटेनमेंट पर भी जबरदस्त दबाव रहा। कंपनी ने 104 करोड़ रुपए के नेट लॉस की जानकारी दी, जिसके बाद शेयर करीब 6% टूट गया। यह दिखाता है कि बाजार इस समय रिजल्ट्स को लेकर बेहद सेंसिटिव है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के शेयर में लगातार 5वें दिन गिरावट जारी रही और स्टॉक करीब 3% टूटकर 2 महीने के निचले स्तर पर आ गया। मार्च तिमाही में प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 13 क्वार्टर्स में सबसे धीमी रही। हालांकि रेवेन्यू 12% और नेट प्रॉफिट 5% बढ़कर 10,177 करोड़ और 2,203 करोड़ रुपए रहा। संवर्धना मदरसन ने मार्च तिमाही में धमाकेदार नतीजे पेश किए। नेट प्रॉफिट 43% उछलकर 1,050 करोड़ से 1,497 करोड़ रुपए पहुंच गया और रेवेन्यू भी 29,316 करोड़ से 34,309 करोड़ रुपए हो गई। दोनों ने मार्केट एस्टिमेट्स को पीछे छोड़ दिया। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का मार्च तिमाही में घाटा 870 करोड़ से 500 करोड़ रुपए रह गया, जो अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू में बड़ी गिरावट चिंता का विषय बनी रही। आमदनी 611 करोड़ से घटकर सिर्फ 265 करोड़ रुपए रह गई। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि 2026 में सर्विस नेटवर्क को लेकर जो परेशानियां थीं, वो काफी हद तक सुधर गई हैं और गीगा फैक्ट्री का अगला फेज 2027 में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्केल करने पर फोकस करेगा। साथ ही AI का इस्तेमाल सेल्स और सर्विस में तेजी से बढ़ाया जा रहा है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस की रेवेन्यू 45% से ज्यादा बढ़कर 1728 करोड़ से 2516 करोड़ रुपए हो गई और एबिटा मार्जिन 16.7% से बढ़कर 21.4% हो गया। हालांकि नेट प्रॉफिट थोड़ा घटकर 218 करोड़ से 200 करोड़ रुपए।
कैरिसेल ने चौथी तिमाही में नेट प्रॉफिट में 45% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की और ₹3 प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की भी सिफारिश की। अमेरिका के बड़े होम इंप्रूवमेंट रिटेलर से मजबूत ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जिसके चलते कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने पर काम कर रही है। आदित्य बिरला कैपिटल ने अपनी ग्रोथ प्लान्स को मजबूत करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का प्रेफरेंशियल शेयर इशू मंजूर किया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज, सूर्यजा इन्वेस्टमेंट्स और आईएफसी इसमें हिस्सा लेंगे और इसके बाद ग्रासिम की हिस्सेदारी 52.27% से बढ़कर 53.08% हो जाएगी। बीएसई सेंसेक्स के जून 2026 रीजीत को लेकर बाजार में हलचल तेज है। नुवामा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेंट लिमिटेड के इंडेक्स से बाहर होने की संभावना सबसे ज्यादा है, जिससे स्टॉक में करीब 2467 करोड़ रुपए के पैसिव आउटफ्लो का दबाव बन सकता है। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज और श्रीराम फाइनेंस को सेंसेक्स में शामिल होने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। हिंडाल्को में करीब 3514 करोड़ और श्रीराम फाइनेंस में करीब 4272 करोड़ रुपए का संभावित इनफ्लो आ सकता है। इस बदलाव की घोषणा 22 मई को और लागू 19 जून 2026 से होने की उम्मीद है। काजरिया सिरेमिक्स की सब्सिडरी ने तमिलनाडु में टाइल्स एडेसिव्स का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। साउथ इंडिया में बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये कदम कंपनी की रीजनल मार्केट में पकड़ मजबूत करने की बड़ी रणनीति का हिस्सा है। पेस डिजिटेक को सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल से 264 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिससे आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ मजबूत होने की उम्मीद बढ़ गई है। रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स ने कहा कि भारत और वेस्ट एशिया में जल्द नए पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो सकती है। अगर वेस्ट एशिया में तनाव जल्दी खत्म होता है तो कार्बन स्टील लाइन पाइप बिजनेस में ऑर्डर्स की मजबूत रिकवरी देखने को मिल सकती है। पीएम मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के वायरल मेलोडी मोमेंट का एक मजेदार असर बाजार में भी देखने को मिला। निवेशकों ने गलती से पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए, जबकि इस कंपनी का फेमस पार्ले प्रोडक्ट्स ब्रांड से कोई संबंध नहीं है। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल को वाराणसी प्रयागराज रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्ट के लिए 129 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। यह प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के तहत पूरा किया जाएगा और इससे कंपनी की ऑर्डर बुक और मजबूत होगी। रुपया आज 96.82 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड क्लोजिंग लो पर बंद हुआ है। इससे इंपोर्टेड इन्फ्लेशन और विदेशी निवेश पर दबाव बढ़ने का खतरा बना हुआ है। कल यानी मंगलवार को रुपया 96.53 पर बंद हुआ था। जियोजिट इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के चीफ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजिस्ट डॉक्टर वी के विजय कुमार का मानना है कि कमजोर रुपया एक तरफ परेशानी है, क्योंकि क्रूड ऑयल और इंपोर्टेड सामान महंगे हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही स्थिति एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देती है और आईटी सेक्टर जैसी कंपनियों को फायदा पहुंचाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगातार रुपए को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है ताकि महंगाई और मार्केट वॉलेटिलिटी ज्यादा ना बढ़े। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में डॉलर और ग्लोबल मार्केट की चाल भारतीय बाजार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। एचएसबीसी की चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट प्रांजुल भंडारी का मानना है कि इस साल भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटा करीब 65 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। बढ़ता स्ट्रक्चरल डेफिसिट सीधे रुपए पर दबाव बना रहा है और उनका कहना है कि रुपए में धीरे धीरे कमजोरी आने देने की जरूरत है। एचएसबीसी का अनुमान है कि इस साल सीपीआई यानी रिटेल महंगाई औसतन 5.6% रह सकती है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जून में दोबारा खुलता है तो रुपए को कुछ राहत मिल सकती है और अगले साल क्रूड ऑयल की औसत कीमत करीब $85 प्रति बैरल रहने का अनुमान है। सिटी बैंक के अर्थशास्त्री समीरन चक्रवर्ती ने चेतावनी दी है कि अगर इस साल मॉनसून कमजोर रहा तो महंगाई पर करीब 40 बेसिस पॉइंट्स का अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल इन्फ्लेशन आरबीआई के 4% टारगेट से नीचे है, इसलिए जून पॉलिसी में बड़े बदलाव की उम्मीद कम है। वेस्ट एशिया में जारी तनाव को देखते हुए सिटी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.1% से घटाकर 6.6% कर दिया है। साथ ही करंट अकाउंट डेफिसिट का अनुमान जीडीपी के 0.6% से बढ़ाकर 2% कर दिया है। सिटी के मुताबिक अगर हालात नहीं सुधरे तो वित्त वर्ष 2027 में भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स घाटा 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। ऐसे में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए बॉन्ड इंडेक्स में एंट्री और रुपए में स्वैप जैसे नए पॉलिसी मेजर्स की जरूरत पड़ सकती है। बैंक ऑफ अमेरिका की मंथली सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के बड़े फंड मैनेजर्स ने मई में रिकॉर्ड स्तर पर शेयर बाजार में निवेश बढ़ाया है। 200 फंड मैनेजर्स की सर्वे में 50% ने इक्विटी पर ओवरवेट रुख अपनाया, जबकि पिछले महीने ये सिर्फ 13% था। इस भरोसे की सबसे बड़ी वजह रही मजबूत कॉर्पोरेट अर्निंग्स और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की तरफ से इंटरेस्ट रेट कट की उम्मीद। एआई पर कंपनियों का बढ़ता खर्च और मजबूत अर्निंग सीजन ग्लोबल मार्केट्स को रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब बनाए हुए है। सर्वे में सिर्फ 4% निवेशकों ने हार्ड लैंडिंग की आशंका जताई, यानी अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट का डर बेहद कम है। वहीं 66% निवेशकों को उम्मीद है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़ी रुकावट अगले कुछ महीनों में खत्म हो जाएगी।
हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया के Q4 में मुनाफा मजबूत बढ़ा है क्योंकि कंपनी की आय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। इसी पॉजिटिव रिजल्ट के चलते कंपनी ने 110 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया है और नतीजों के बाद शेयर करीब 4% बढ़कर 30,240 रुपए पर बंद हुआ। जुबिलेंट फूड वर्क्स के Q4 नतीजे कमजोर रहे, जिसमें कंपनी का मुनाफा पिछले 5 तिमाहियों के निचले स्तर पर पहुंच गया और आय की ग्रोथ भी 2 साल में सबसे धीमी रही। इसी वजह से नतीजे बाजार के अनुमान से कमजोर रहे और स्टॉक पर दबाव देखने को मिला। टीम लीज सर्विसेज ने Q4 में मुनाफे में बढ़त दर्ज की है और इसके साथ 238 करोड़ रुपए का शेयर बायबैक भी मंजूर किया है। ये बायबैक 1600 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होगा, जो मौजूदा बाजार भाव से करीब 13% प्रीमियम पर है, यानी निवेशकों को अतिरिक्त रिटर्न का मौका मिलेगा। चाइना और रशिया ने एक बार फिर रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के संकेत दिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक दोनों देश बैक टू बैक स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया जंगल के कानून की तरफ लौटने के खतरे का सामना कर रही है। शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट हालात पर कहा कि बातचीत और कूटनीतिक समाधान सबसे जरूरी है। अगर युद्ध रुकता है तो एनर्जी सप्लाई और इंटरनेशनल ट्रेड पर पड़ रहा दबाव कम होगा। पुतिन ने शी को अगले साल रशिया आने का न्योता भी दिया। डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ जल्द रशिया का दौरा कर सकते हैं। माना जा रहा है कि इस दौरे में यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट तनाव और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे शामिल होंगे। अगर बातचीत सफल होती है तो इसका असर ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस और मार्केट्स पर भी दिखेगा। पिछले एक हफ्ते में क्रिप्टो मार्केट में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली है। बिटकॉइन करीब 3.5% टूटा, इथीरियम और सोलाना दोनों करीब 6.5%, BNB करीब 5% और XRP करीब 8% तक फिसल गया। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह अमेरिका में बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स का मजबूत होना है। जब डॉलर मजबूत होता है तो इन्वेस्टर्स रिस्की एसेट्स से पैसा निकालते हैं और बिटकॉइन जैसे एसेट्स पर दबाव पड़ता है। पिछले 24 घंटों में क्रिप्टो मार्केट में करीब 8,160 करोड़ रुपए की लिक्विडेशन हुई है और स्पॉट बिटकॉइन ETF से भी करीब 9,600 करोड़ रुपए के नेट आउटफ्लोज दर्ज किए गए हैं। माइक्रो स्ट्रैटेजी ने जरूर करीब 19,200 करोड़ रुपए का बिटकॉइन खरीदा, लेकिन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट के आगे इसका बड़ा असर नहीं दिखा। ट्रूथ सोशल ने अपना बिटकॉइन ETF प्रपोजल वापस ले लिया है, जिसे मार्केट के लिए नेगेटिव माना जा रहा है। वहीं भारत में बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस को वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर सुनवाई के लिए बुलाया गया है, जिससे डोमेस्टिक रेगुलेटरी एक्टिविटी बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के द यशवंत कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI के मुताबिक बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की क्षमता नहीं बची थी, जिससे जनाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए ये सख्त कदम जरूरी हो गया था। RBI ने साफ किया है कि करीब 99% जमाकर्ताओं को उनकी पूरी जमा राशि वापस मिलने की उम्मीद है। DICGC के तहत हर डिपॉजिटर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है और अब तक 106 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान भी हो चुका है। भारत का सरकारी ऑडिट संस्थान CAG अब अपनी ऑडिटिंग सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए AI, मशीन लर्निंग और खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है। इसका मकसद सरकारी खर्च, टेंडर और प्रोक्योरमेंट में गड़बड़ियों को पहले कहीं ज्यादा तेजी और सटीक तरीके से पकड़ना है। CAG के नए AI टूल से रिपीटेड बिड रोटेशन, सस्पिशियस वेंडर एक्टिविटी, एबनॉर्मल प्राइसिंग और कार्टेल जैसे पैटर्न्स को जल्दी आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। आने वाले समय में GST, फास्टैग, लॉजिस्टिक्स और पावर एक्सचेंज डेटा को भी AI की मदद से एनालाइज किया जाएगा, जिससे सरकारी ट्रांसपेरेंसी और निगरानी बहुत मजबूत हो सकती है। JP मॉर्गन की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक ज्यादातर NIFT 50 कंपनियों के Q4 नतीजे उम्मीद से बेहतर रहे हैं, लेकिन 2027 में दबाव बढ़ सकता है क्योंकि कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी और रुपया कमजोर होने से कॉस्ट और बढ़ेगी। इसी वजह से वर्स्ट केस सिनेरियो में NIFT 50 करीब 20,500 तक गिर सकता है। रिपोर्ट में सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर को ओवरवेट किया गया है, यानी इसमें आगे बेहतर ग्रोथ की उम्मीद है। इसका कारण है सरकार का बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और इलेक्ट्रिफिकेशन पर फोकस। इसमें लार्सन एंड टी, BEL, अदानी पोर्ट्स, NTPC, पावर ग्रिड और पॉलीकैब जैसी कंपनियां शामिल हैं। हॉस्पिटल सेक्टर को भी मजबूत माना गया है और अपोलो हॉस्पिटल्स, मैक्स हेल्थ केयर और मेदांता जैसे स्टॉक्स पर पॉजिटिव रुख रखा गया है। हेल्थ केयर सेक्टर में लगातार मरीजों की बढ़ती संख्या और मजबूत डिमांड इसकी वजह बताई गई है। मटेरियल सेक्टर में वेदांता, हिंडाल्को, JSW स्टील और पिटीलाइट इंडस्ट्रीज को लेकर ब्रोकरेज का नजरिया सकारात्मक है। इसमें कहा गया है कि इस सेक्टर में अर्निंग्स रिविजन्स यानी मुनाफे के अनुमान लगातार बेहतर हो रहे हैं, जिससे ग्रोथ का संकेत मिलता है। फाइनेंशियल सेक्टर भी ओवरवेट में रखा गया है, जिसमें ICICI बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस और HDFC AMC जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। मजबूत बैंकिंग क्रेडिट ग्रोथ और बेहतर एसेट क्वालिटी इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में मारुति सुजुकी, M&M, TVS मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, जोमैटो पेरेंट इटर्नल और विशाल मेगामार्ट जैसे स्टॉक्स शामिल हैं। इसमें उम्मीद है कि खपत यानी कंजम्पशन बढ़ने से ऑटो, फूड